बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब खैर खैरियत से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके बाद मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये नेक अमल जो कि सीखने सिखाने का अमल है उसमें मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, कि हम ये मालूम करना चाहेंगे कि सॉल्यूशंस जो होते हैं जिसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ये होमोजेनियस मिक्सचर बनता क्यों है। तो इसके लिए आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हम हाइड्रेशन को डिफाइन करेंगे और हाइड्रेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रेट्स क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इसके बाद हम एनहाइड्रस सॉल्ट्स को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हाइड्रेशन को। हाइड्रेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द क्लस्टरिंग of an ion with water molecules is called hydration. It is based on an ion dipole interaction. हाइड्रेशन जो है इसमें क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल NaCl जब उसका वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। क्योंकि NaCl में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो और वाटर में क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है और उसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में डायपोल्स डेवलप होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इसके अलावा ये है आयन डायपोल इंटरेक्शंस। इसके अलावा अपनी डायपोल इंटरेक्शन की एग्जांपल है जो केमिकल बॉन्डिंग में है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि किस तरह वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और वो जो बेस कर रही होती है वो डायपोल इंटरेक्शन की बेस कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन है वो आयन डायपोल इंटरेक्शन पे बेस कर रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि जब सॉल्यूट जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें पार्शियल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है और वाटर के ऊपर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव होता है। सॉल्ट में होता है Na पॉजिटिव और C नेगेटिव। तो ये क्या होता है, इनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देते हैं। तो इसी क्लस्टरिंग को हम क्या कहते हैं कि ये फिनोमेना क्या हाइड्रेशन है और जिसकी वजह से वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, होमोजेनाइज हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसको हम आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर हम इसकी जो है वो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरह। मिसाल के तौर पर आपके पास NaCl, आप वाटर में वो NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो NaCl है, सीधी बात है NaCl, Na जो है Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब इसका वाटर मॉलिक्यूल किस तरह डायपोल आएगा इसके बाद, कि फर्स्ट के लिए वाटर मॉलिक्यूल है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर के ऊपर जो पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उनके दरमियान क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये डायपोल और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसी तरह इसको क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, चारों तरफ से क्या करेंगे, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि कैटायंस है उसको सराउंड कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या यूज हो रही है, प्लस और नेगेटिव। सॉल्यूट में NaCl में पहले क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है जो ही इसमें वाटर में डिसॉल्व होता है। इस तरह देखें आप केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बनने के पीछे जो फिनोमेना है, जो अमल है, वो कौन सा है, हाइड्रेशन का। ठीक, इसके बाद जो है हम डिफाइन करते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें, एग्जाम्पल आप नोट कर लें। और इसी तरह जो Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव आयन मौजूद है अगर, तो उसको भी क्या होता है, वाटर के अंदर ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो H पॉजिटिव पार्ट होगा ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो होगा H पॉजिटिव पार्ट जो वो क्लोराइड के साथ क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक, वाटर का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ आयन डायपोल इंटरेक्शन और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वाटर के H पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या होगा,
आयन डाइपोल एलिमिनेशन हो रही होगी। ठीक है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट आर हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स जो है, हाइड्रेट्स water molecule hydrates are anions which are surrounded by water molecules। इसमें क्या होते हैं कि हाइड्रेट्स होते हैं, ये वो एनायंस होंगे कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, उसको सराउंड कर रहे होंगे। हाइड्रेट्स की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास हम ले लें कॉपर आयंस है, कॉपर आयंस यहाँ पे +2, और ये क्या होते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनको पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो कॉपर +2 इसमें वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, तो ये हाइड्रेट्स की एग्जांपल है। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको आप यूं भी लिख लेते हैं कि H2O 4+2। तो ये एग्जांपल क्या है, हाइड्रेट्स की। इसके अलावा आपके बुक में क्या है, एग्जांपल है वो मैग्नीशियम की भी गिवन है। इसमें अगर आप इस शेप को आप देखते हैं, तो इस शेप को हम कहते हैं, एक तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो शेप है ये स्क्वायर प्लेनर है। क्या शेप है इसकी, स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा आपने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं लीनियर शेप, ट्रायंगल शेप और टेट्राहेड्रल शेप। तो ये शेप क्या है, वो स्क्वायर प्लेनर है। इसमें तमाम जो ये जो ऑक्सीजन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं और एक प्लेन में होते हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, जिसमें टेट्राहेड्रल में मोस्टली जो एंगल होते हैं 120 डिग्री होते हैं, जबकि यहाँ पे CH4 है, जिसमें CH4 में कार्बन के तरफ जो हाइड्रोजन होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं और 120 डिग्री एंगल होते हैं। यहाँ पे क्या, ये प्लेनर शेप है, और यहाँ पे क्या होगा, तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो 90 डिग्री एंगल होगा। तो शेप हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, ये आपके केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर में मौजूद है। इसके अलावा जो है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैग्नीशियम हाइड्रेट्स की। मैग्नीशियम में है जो है वो, जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसके बाद आप उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का वाटर में डिजोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या होते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, वो किस तरह, उसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो भी हाइड्रेट्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट शेप हम बना लेते हैं, इसमें आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है +2, और इसको क्या होंगे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पर भी क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा इसको सराउंड। तो इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रेट्स फॉर्म में किस तरह होते हैं कि इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 होते हैं +2। इसके अलावा कौन से शेप हम कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ये भी क्या होती है, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, जिस तरह आपने पहले मैं आपसे बता चुका हूँ कि लीनियर शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है, इसी ट्रायंगल शेप है, इसी तरह हमने स्क्वायर प्लेनर शेप है, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये कि जब ये हो क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर और ये अप हो गया नीचे डाउन, हम ये पूरी शेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप है इसमें। तो ये एग्जांपल क्या है, हाइड्रेट्स की। अगर आपके हाइड्रेट्स की डेफिनेशन आती है तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम डिफाइन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जब आप सॉल्यूट को यानी कि किसी भी सॉल्ट को वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
when a solution of a salt is heated, is evaporated, the water is heated, first of all heated, the water is evaporated, but a definite number of water molecules also surround the cation of the salt, called, उसे हम क्या कहते हैं, वो कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water of crystallization, when a solution of a salt is heated, the water is evaporated, but a definite number of water molecules also surround the cation of the salt, called water of crystallization। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में आपने डिजॉल्व कर लिया है, फिर आपने उसको हीट किए, तो वाटर तो आपको बजाय सारा का एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि मैग्नीशियम आयंस जो आपको रिक्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसमें क्या कहते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम जो होता है स्टिल उसके तरफ क्या होते हैं, एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको फिर भी क्या कर रहे हैं, उस सॉल्ट के अंदर उसको क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। उस स्पेसिफिक नंबर को, उस डेफिनेट नंबर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ सॉल्ट्स की, जिसमें आपको क्या नजर आएंगे, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो मोस्टली कैटायंस को क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो हाइड्रेट्स फॉर्म कर रहे होते हैं। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर इसके बाद में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्ट्स के देता हूँ। इसके अलावा हम उसकी डायग्राम में आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रेट्स में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है और कॉपर क्लोराइड की, लेकिन हम उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ सॉल्ट्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप देखें आपके पास एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। मैं आपको पहले बता चुका हूं मैग्नीशियम की जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज्ड शेप में क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। इसमें क्लोराइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं इसमें लिए गए, ठीक है। और ये मोस्टली जो वाटर मॉलिक्यूल इस केस में कैटायंस के साथ। इसके अलावा आपके पास CuCl2 4H2O, इसकी भी आपको मैंने स्क्वायर प्लेन शेप में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को कॉपर आयन के साथ क्या कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या +2। लेकिन अगर आप देखते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O, इस बात याद रखिएगा कि इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कॉपर आयंस को सराउंड करते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड करता है, सल्फेट को। ये किस तरह 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहा होता है, अगर हम इसको स्क्वायर प्लेन शेप में बनाते हैं, कॉपर है +2, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है 4 मॉलिक्यूल। लेकिन एक जो होगा आप क्या करेंगे, इसको आप शो कर दीजिए सर, सल्फेट जो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वहाँ पे +H+, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेज ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे एक सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इस कॉपर का 1 2 3 4, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फेट के साथ क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें फेरस सल्फेट 7H2, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो फेरस के साथ होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ होगा। इसी तरह जिंक सल्फेट 7H2O, जिंक सल्फेट 7H2O में 6 वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो जिंक आयंस के साथ होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो सल्फेट्स के साथ होंगे। इसके अलावा आपके पास बेरियम सल्फेट 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास,
ये सब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 7, 7, 4 और 6 ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं जो मोस्टली क्या करते हैं कैटायंस को क्या करते हैं पर्टिकुलर शेप में पर्टिकुलर ज्योमेट्री में क्या कर रहे होते हैं सराउंड्स कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हाइड्रेशन, तो हम ये देख रहे हैं कि जब आप सॉल्यूशंस बनाते हैं, जब सॉल्ट को आप क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आयन डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं। तो आयन डायपोल इंटरेक्शंस जो होती हैं आप उसको अगर हीट करते हैं वाटर को आप सेपरेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह क्या करते हैं पेनिट्रेट करते हैं कि स्टिल वो क्या कर रहे होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में कैटायंस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रेशन जो फिनोमेना जो आयन डायपोल इंटरेक्शन पे बेस कर रहा है क्या वो किसी फैक्टर्स पे भी वो कर रहा है, डिपेंड करते नहीं करता। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम है यहाँ पे 6 है, फेरस यहाँ 7 है, जिंक यहाँ पे 7 है, बेरियम के केस में 4 है। तो क्या ये किसी कैटायन की नेचर पे भी डिपेंड करता है हाइड्रेशन यानी आयन डायपोल इंटरेक्शन या नहीं? तो हम कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को आप क्या कहेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अ कैटायन। एक बार याद रखिएगा हाइड्रेशन का फिनोमेना है वो कैटायंस के लिए के टर्म में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एनायंस की टर्म में हम हाइड्रेशन को क्या करते हैं कि क्योंकि एनायंस होते हैं वो वीकली हाइड्रेटेड होते हैं, जबकि कैटायंस होते हैं वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड है। वही हम इन फैक्टर्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन। सबसे पहला फैक्टर है वो द साइज ऑफ एन आयन विच इज देयर इज इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रेशन। और नेक्स्ट है आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन आयन ऑन एन आयन, ठीक है, आयन के ऊपर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रेशन के। इसके अलावा द चार्ज डेंसिटी ऑन एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। इससे हमें 3 पॉइंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर किसी आयन का साइज क्या है बहुत यानी कि लार्जर साइज का आयन है तो उसमें जो हाइड्रेशन का फिनोमेना होगा वो वीकर होगा। इसी तरह अगर किसी आयन के ऊपर जो है वो चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रेशन का फिनोमेना भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा चार्ज डेंसिटी अगर किसी आयन के ऊपर स्पेसिफिकली अगर आप कैटायन की बात करते हैं, अगर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है वो ज़्यादा है तो उस पर भी हाइड्रेशन का फिनोमेना क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी भी कैटायन के ऊपर जो इस चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और साइज ऑफ उस कैटायन के अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिवाइड कर दें साइज ऑफ दैट कैटायन तो हमारे पास वैल्यू आती है चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी किसी भी कैटायन की ज़्यादा होगी तो उसकी हाइड्रेशन भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसलिए अगर आप देखते हैं मैग्नीशियम जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, क्योंकि और कॉपर के केस में अगर हम देखते हैं तो वो 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, उसको सराउंड कर रहे होते हैं। मैग्नीशियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम और कॉपर +2 के अंदर दोनों में चार्ज की वैल्यू जो है वो सिमिलर है, लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम का साइज क्या है वो स्मॉलर है, छोटा है, इस वजह से उसकी साइज जो है वो छोटा है और इस वजह से क्या होता है चार्ज की वैल्यू और साइज कम होने की वजह से उसकी मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर आयंस की। इस वजह से इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट करते हैं, जबकि कॉपर के केस में उसको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप नंबर 3 से रिलेटेड है, जबकि कॉपर जो है वो ग्रुप नंबर जो मैग्नीशियम है वो पीरियड नंबर 3 से रिलेटेड है, कॉपर जो है वो पीरियड नंबर 4 से रिलेटेड है। इस वजह से क्या होता है कि इनके जो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं जिसकी वजह से इनके साइज क्या हो जाते हैं जो है वो, क्योंकि मैग्नीशियम और कॉपर जो चार्ज की वजह से सिमिलर है लेकिन क्योंकि साइज डिफरेंट इस वजह से मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड है होता है एज कम्पेयर टू कॉपर 2+ आयन। ठीक है, उम्मीद है कि अगर किसी भी कैटायंस का या एनायन का साइज
बड़ा होता जाएगा तो उसकी हाइड्रेशन क्या होगी, वो वीक होती जाएगी। और किसी भी आयन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी तो हाइड्रेशन भी उसकी क्या होगी, स्ट्रांगली होगी। इसी तरह चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और साइज ऑफ एन आयन का रेशो है, और अगर वो चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो हाइड्रेशन का फिनोमेना भी क्या होगा, वो फास्टली होगा, उसमें स्ट्रांगली होगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि विच फैक्टर अफेक्ट द हाइड्रेशन ऑफ एन आयन। इसके आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हम पूरी ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अच्छा चार्ज डेंसिटी में डेफिनेशन बता दें ताकि आसानी हो। चार्ज डेंसिटी, ठीक, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on an ion divided by the size of an ion। ठीक है, इन दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उसके साइज के दरमियान जो रेशियो हो चार्ज डेंसिटी। और मैंने ये कहा कि अगर जो है किसी भी आयन है उसका अगर साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होगी तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वो जो है वो हाइड्रेटेड भी उसकी जो वो है पावर है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाने के लिए मस्ट है कि आयन की चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो और साइज छोटा हो, तभी उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होगा। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह जो है वो एक आयन का साइज कम होता जाता है, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और किस तरह फिर वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड भी होता है। अब इस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन नोट कर लें, इसका हम इस तरह बता देते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में क्या है कि यहाँ पर क्या है, क्लोराइड आयन है, और ब्रोमाइड आयन है, फिर क्लोराइड आयन है, फिर पोटाशियम आयन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपके पास कैल्शियम है, फिर आपके पास क्या, मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या है, क्लोराइड और सॉरी ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर पोटाशियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपके पास कैल्शियम है, और फिर आपके पास क्या, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब चार्ज की वैल्यू यहाँ -1 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, +3। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है और इसके अलावा साइज भी छोटा जा रहा है, जिससे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से ये जो कैटायंस होंगे ये स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होंगे, और क्योंकि इनकी साइज बढ़े तो इनकी चार्ज डेंसिटी भी कम है, इनकी जो फोर्स ऑफ रोटेशन टुवर्ड्स आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी वो भी क्या होंगी, वीक होंगी। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा ट्रेंड याद रखिएगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, इस वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से ये एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होगा एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड आयंस के। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट डेफिनेशन आज की टॉपिक की वो है एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या होता है, हमने पढ़ा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, हम ऐसे सॉल्ट्स को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट 5H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रस सॉल्ट है। हाइड्रस सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर मौजूद है। लेकिन कहीं पर हमें एक ऐसा सॉल्ट यूज करना है पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट का कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि वाटर इंटरफेयर करेगा, तो हम इसका एनहाइड्रस सॉल्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होगा, व्हेन एन हाइड्रस सॉल्ट इज हीटेड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो एवापोरेटेड एंड इट बिकम्स एनहाइड्रस। इसमें क्या होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीटिंग की वजह से क्या होगा, वो भी क्या होता है आखिरकार वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, और अब उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मुकम्मल तौर पर क्या हो चुके हैं, वहाँ से रिमूव हो चुके हैं। हम ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं एनहाइड्रस। पहले हाइड्रस कह रहे थे क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद थे, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से एवापोरेट हो गए, और अब जो है वो क्या बन गया, वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया। इसके हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये क्योंकि हमारा हाइड्रेशन का टॉपिक, इसमें एनहाइड्रस salt when
anhydrous salt is heated, the water of crystallization is also removed. The salt is called anhydrous salt. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर सल्फेट 5H2O है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको हीट करते हैं, हीटिंग, तो ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इससे एवापोरेट हो जाते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाते हैं, ये एनहाइड्रस बन जाता है, तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में ये ब्लू है, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसी तरह हमें एक ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट यूज़ करना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इंटरफेयर ना करें, तो फिर हम उसकी बजाय एनहाइड्रस सॉल्ट है, ये हाइड्रस सॉल्ट होंगे। हम ये चाह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इंटरफेयर ना करें, तो हम हाइड्रस सॉल्ट की बजाय हमें एनहाइड्रस सॉल्ट लेना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे क्या करना होगा, हीट करना होगा, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, वहाँ से एवापोरेट हो जाए। तो आज का टॉपिक है वो हाइड्रेशन है। हमने ये देखा कि किस तरह जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है इसके जो है वो आपस में जब आप मिक्स होते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सर बनता है। होमोजीनियस मिक्सर के पीछे जो है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन, और हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, उसमें अगर आप वाटर को एवापोरेट भी कर लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म से, लेकिन स्टिल वाटर मॉलिक्यूल क्या रहते हैं कि उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आप इसमें भी देखें कि सोल्यूशंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, सोल्यूशंस जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस। इसके अलावा हमने ये देखा कि हाइड्रेशन का फिनोमेना जो है वो साइज ऑफ एन आयन पे डिपेंड करता है। तो उसका साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है, बड़ा साइज है, तो उसमें हाइड्रेशन जो है वो वीकर होगी, उसमें ज़्यादा हाइड्रेशन जो है ना स्ट्रांगली नहीं होगी। और अगर उस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से हाइड्रेशन का फिनोमेना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि अगर किसी भी आयन की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस पर हाइड्रेशन जो होगी उतनी स्ट्रांगली हो रही होगी। और फिर हमने देखा किस तरह ब्रोमाइड जो है वो वीक, उसमें वो जो हाइड्रेशन है वो स्ट्रांगली नहीं होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड आयंस के। ये आपसे भी पूछा जा सकता है। मोस्टली इस बात याद रखिएगा कि जो हाइड्रेशन होती है वो कैटायंस की टर्म में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने हाइड्रस सॉल्ट्स को देखा, एनहाइड्रस सॉल्ट्स हमें हाइड्रस सॉल्ट से मिलते हैं। जब आप उन सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में और आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उसके इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।